हाय एवरीवन, श्योर शॉर्ट सीरीज़ 3.2 के नेक्स्ट पार्ट 8 में आपका स्वागत है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपसे इतने इसके पहले के जितने भी सेशंस मैंने बनाए हैं श्योर शॉर्ट सीरीज़ 3.2 के, वो सब आपने देख लिए हैं। इसके अलावा जो ये सीरीज़ का सेकेंड और फर्स्ट पार्ट है वो भी आप देख लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम जब आप जाओगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जस्ट बिकॉज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ देयर, तो डेफिनेटली आपको कम से कम 2 से 3 रिविजन की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। सो लेट्स बिगिन। शुरू करने के पहले बहुत सिंपल सी चीज़, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं, आपको बेनिफिट हो रहा है इनसे, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियोस, शेयर amongst your peers and सब्सक्राइब द चैनल। अपार्ट फ्रॉम दैट टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आज हम बात करने वाले हैं दैट इज़ रेगुलेटर्स ऑफ साइक्लिन सीडीके एक्टिविटी। साइक्लिन सीडीके की एक्टिविटी जो होती है उसको रेगुलेट किस तरीके से चीज़ें करती हैं या कौन कौन सी चीज़ें रेगुलेट करती हैं, हमको उनके बारे में देखना है। सबसे पहले टाइप ऑफ रेगुलेटर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं और उसके फंक्शंस आपको यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले काइनेजेस और फॉस्फेटेजेस। काइनेजेस वो एंजाइम्स होते हैं जो कि फॉस्फेट को ऐड करते हैं, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं, और कभी कभी ये एक्टिवेटिंग होता है और कभी कभी ये जो भी काम है उसको डीएक्टिवेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर आते हैं फॉस्फेटेजेस। फॉस्फेटेजेस क्या करते हैं, ये इन जनरल फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करते हैं। अगेन कभी कभी ये इनएक्टिवेट कर देता है प्रोसेस को, कभी ये एक्टिवेट करने का काम कर रहा होता है। ठीक है, चलते हैं सबसे पहले CAK काइनेज की तरफ। CAK काइनेज क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है CDK को। ये बेसिकली क्या करता है, CAK मतलब अगर आप देखेंगे तो ये एक ऐसे फॉस्फेट को ऐड कर रहा है जो कि एक्टिवेटिंग फॉस्फेट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस ग्रुप पे, कहाँ पे, कौन से अमीनो एसिड पे जाकर ये अटैच कराता है फॉस्फेट को। ठीक है, फिर आ जाता है V1 काइनेज। V1 क्या करता है, ये इनहिबिट करता है, तो बेसिकली ये इनहिबिटरी फॉस्फेट को ऐड कर रहा है। फिर आ जाता है CDC25 फॉस्फेटेज। ये क्या करता है, ये जो इनहिबिटरी फॉस्फेट था जो कि V1 काइनेज ने अटैच कराया था, ये उसको रिमूव कर देता है। कौन, CDC25 फॉस्फेटेज। ठीक है, तो ये एक्टिवेट करता है CDKs को। फिर आता है CDC14 फॉस्फेटेज। ये क्या करता है, ये CDH1 को एक्टिवेट कर देता है टू डिग्रेड माइटोटिक साइक्लिन्स। ठीक है, तो CDH1 को एक्टिवेट करेगा और माइटोटिक साइक्लिन को डिग्रेड करवाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे माइटोटिक साइक्लिन जब डिग्रेड होंगी तो आप सभी को पता होगा कि साइक्लिन्स जो होते हैं उनका बढ़ना घटना दोनों ही ज़रूरी है सेल साइकिल के आगे प्रोसीड करने के लिए। पर्टिकुलर जो भी फेज़ होती है, मान लीजिए G1 फेज़, उसको करवाने के लिए जो भी साइक्लिन्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो उस पर्टिकुलर फेज़ में बढ़ते हैं, उनका लेवल हाई रहता है, और जब उस फेज़ से हमें नेक्स्ट फेज़ में मूव करना है तो उन साइक्लिन्स का डिग्रेड होना, उनका प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन की मदद से उनका ख़त्म होना ज़रूरी है, जिससे कि नेक्स्ट फेज़ में सेल साइकिल प्रोसीड कर पाए। फिर आता है CDC25A फॉस्फेटेज। ये क्या करता है, ये वर्टिब्रेट एस फेज CDKs को एक्टिवेट करता है। फिर आता है CDC25C फॉस्फेटेज। ये क्या करता है, ये वर्टिब्रेट माइटोटिक CDKs को एक्टिवेट करता है। ये सब के सब एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। बहुत फ्रीक्वेंटली सेल साइकिल इज़ अ टॉपिक जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फिर आता है इनहिबिटरी प्रोटीन्स। इनहिबिटरी प्रोटीन्स में आ जाते हैं SIC1। ये क्या करते हैं, ये बाइंड करते हैं और इनहिबिट करते हैं एस फेज़ के CDKs को। ठीक है, फिर आ जाते हैं CKI में कौन कौन आ जाता है, P27 KIP1, P57 KIP2, P21 CIP। ये क्या करता है, ये बाइंड और करते हैं और इनहिबिट करते हैं CDKs को। फिर आता है INK4 क्या करते हैं, ये बाइंड करते हैं और इनहिबिट करते हैं G1 CDKs को। और रेटिनोब्लास्टोमा ये बाइंड करता है E2F को, प्रिवेंट करता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मल्टीपल सेल साइकिल जीन्स। ठीक है, इनको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। बाकी एकदम डिटेल प्रोसीजर के साथ में मैं आप लोगों को एक बहुत जल्दी वीडियो दूंगी जिसमें हम सेल साइकिल के बारे में सब कुछ एकदम डिटेल में जानेंगे। तब आप एग्जैक्टली समझ पाएंगे कि इनका क्या क्या काम है और किस तरीके से प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। फिर आता है यूबिक्विटिन प्रोटीन लाइगेज, SCF, मतलब कि
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेक्स साइक्लिन्स को हमको डिग्रेड करना है तो हमको ज़रूरत होती है। तो दो तरीके से काम होता है, एक SCF मीडिएटेड और एक APC मीडिएटेड। SCF का जानते हैं सबसे पहले। ये डिग्रेड करता है फॉस्फोराइलेटेड SiC1 और P27 KIP1 को, जिससे कि S फेज CDKs एक्टिवेट हो पाए। फिर आता है APC CDC20। ये डिग्रेड करता है सिक्योरिन को। सिक्योरिन जो कि सिक्योर करके रखता है आपके मतलब अगर मैं बात करूँ वहाँ पे जैसे सिक्योरिन और सेपेरेज, ये दो चीज़ें होती हैं। हमें सेपेरेज को एक्टिवेट करना ज़रूरी है जिससे कि जो क्रोमेटिड्स है वो अलग अलग हो पाएँ और एनाफेज का प्रोसेस हम शुरू कर पाएँ। साथ ही साथ ये बी टाइप साइक्लिन को डिग्रेड करता है जिससे कि मेटाफेज से एनाफेज में मूवमेंट हो पाए। ये क्वेश्चन पता नहीं आपसे कितनी बार पूछा गया है CSIR में कि कौन से साइक्लिन्स का डिग्रेडेशन होना ज़रूरी है अगर सेल को मेटाफेज से एनाफेज में मूव करना है। तो वो होते हैं बी टाइप साइक्लिन या फिर माइटोटिक साइक्लिन्स भी आप इनको बोलते हैं। फिर आता है APCC CDH1, डिग्रेडेशन ऑफ बी टाइप साइक्लिन इन G1 एंड जेमिनिन इन मेटाजोन्स टू अलाउ लोडिंग ऑफ रेप्लिकेटिव हेलिकेजेस ऑन DNA रेप्लिकेशन ओरिजिन्स। मतलब कि जो बी टाइप साइक्लिन है उसका डिग्रेडेशन होना ज़रूरी है G1 में और जेमिनिन का मेटाजोन्स में, जिससे कि रेप्लिकेटिव हेलिकेज आपका DNA रेप्लिकेशन ओरिजिन पर लोड हो पाए। आगे बढ़ते हैं। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, पता नहीं कितनी बार यहाँ से क्वेश्चन आपसे रिपीटेडली पूछे गए हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है RNA पॉलीमरेजेस के बारे में, अलग अलग टाइप के RNA पॉलीमरेज 1, 2, 3। ठीक है, कौन से RNA को ये ट्रांसक्राइब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, और क्या फंक्शन है उस RNA का ये आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले आते हैं RNA पॉलीमरेज 1 पे। प्री rRNA मतलब कि 28S, 18S, 5.8S rRNAs को ये ट्रांसक्राइब करता है। RNA का फंक्शन राइबोसोम कॉम्पोनेंट, प्रोटीन सिंथेसिस एट्सेट्रा। फिर आ जाते हैं RNA पॉलीमरेज 2 पर। ये ट्रांसक्राइब करता है mRNA को, snRNA मतलब कि स्मॉल न्यूक्लियर RNA, siRNA मतलब कि आपने शायद ज़रूर से सुना होगा कि साइलेंस करने वाले जो RNA होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, और miRNA मतलब कि माइक्रो RNA। ठीक है, फंक्शन अगर आप देखेंगे ये प्रोटीन को एनकोड करते हैं, snRNA स्प्लाइसिंग के प्रोसेस में ज़रूरी है, siRNA क्रोमेटिड मीडिएटेड रिप्रेशन ट्रांसलेशन कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, miRNA ट्रांसलेशनल कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर आ जाते हैं RNA पॉलीमरेज 3 की तरफ। ये करते हैं tRNA को, 5S rRNA, snRNA U6, 7S RNA, अदर स्मॉल स्टेबल RNAs। ठीक है, tRNA डेफिनेटली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 5S rRNA राइबोसोम का कंपोनेंट है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। snRNA U6 RNA स्प्लाइसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 7S RNA सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल फॉर इंसर्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स into the endoplasmic reticulum. Other small stable RNAs various functions are known for many. तो इस तरीके से स्लाइड को कम से कम 4-5 बार देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि कौन सा RNA पॉलीमरेज कौन से RNA के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ याद रख लीजिए कि प्री rRNA जो होते हैं वो मेनली पॉलीमरेज 1 से बन रहे हैं। नंबर देख लीजिएगा, 2 जो है वो M, SN, SI, MI। ठीक है, 3 T, 5S, SN और U6 एंड देन 7S इन सबको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस सेशन में इतना ही। बाकी अगर आपको पसंद आता हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, सेशंस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़रूर से सब्सक्राइब करना ही करना है आप लोगों को। ठीक है, बाकी मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए और जितने भी सेशन से उनको देख लीजिए टाइमली, जिससे कि आपका और अच्छी तैयारी होते रहे, आप अपने और एक्स्ट्रा मार्क्स अचीव कर पाएँ। टेक केयर एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।